स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे अपने एक बहुत ही बड़े चैप्टर जो कि हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो ये वीडियो हमारा होने वाला है कंप्लीट रिवीजन और इसके अंदर हम लोग देखेंगे नीट के ऑल 33 ईयर्स अभी तक जितने भी पेपर आए हैं 33 ईयर्स के सारे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन नीट के अंदर में हमको देखने को मिलता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर के अंदर में वो आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम किसको बोलते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है जो कि रेस्ट पे है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग वो सारी घटनाएं पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारा जो चार्ज होगा वो रेस्ट पे रहेगा। तो देखो, जब भी कोई चार्ज, इफ़ द चार्ज इन ए बॉडी डज नॉट मूव, अगर चार्ज मूव नहीं करता है तो जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मूव नहीं कर रहा है तो कैसा है, स्टैटिक है। तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। समझ गए? फिजिक्स का वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले बात आता है कि ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखो, कोई भी मैटर मतलब क्या, मटीरियल जिसके अंदर मास होता है, मटीरियल, उससे रिलेट किया जाता है इस प्रॉपर्टी को। चार्ज क्या है? चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर जिसके कारण से ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई भी मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है उसका जो कारण होता है उसके अंदर हम लोग चार्ज को उसका कारण मानते हैं, चार्ज को उसका मानते हैं कि। तो देखो, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण या संवर्धन, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि वी कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द चार्ज कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर दो बॉडी है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम चार्ज को निर्माण करें या डिस्ट्रॉय करें। ओनली क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस करता है। ओके, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो चार्ज के ट्रांसफ़र होने के जो मेन मोड हैं वो नॉर्मली 3 है। एक तो है फ्रिक्शन के द्वारा, दूसरा है कंडक्शन के द्वारा, और तीसरा है इंडक्शन के द्वारा। देखो, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ये 3 मेथड है जिसके द्वारा हम लोग चार्ज को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, दो बॉडी को कांटेक्ट में रख दिए या रब कर दिए, ऐसे करके रगड़ दिए दोनों बॉडी को एक दूसरे के ऊपर। कंडक्शन का क्या मतलब हुआ, इन दोनों को एक तार से, जो कंडक्टिंग वायर है उससे जोड़ दिया। और इंडक्शन का मतलब तो ये जो चार्ज सामने आता है उसके कारण से, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसके कारण इधर पे निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है और इधर पे पॉजिटिव रहेगा ही। नेट चार्ज तो इक्वल ही रहेगा, बट इसके संपर्क में आने के कारण, संपर्क यानी दूरी में, इसके प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण, कांटेक्ट में नहीं आया है, प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण इंड्यूस हो गया है उसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है देखो, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो देखो, क्वांटा का मतलब क्या होता है, सिंपल, एक जैसे एक पैकेट बोलते हो तुम, पैकेट, कि अगर चीनी बेचेंगे तो 100 ग्राम करके पैकेट है तो उससे कम तो नहीं देंगे, पूरा ही पैकेट लेना पड़ेगा। वैसे ही ये जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो क्या होता है कि ये जो भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्वांटाइज होता है, यानी जो मिनिमम अमाउंट है चार्ज का जो कि किसी इंडिपेंडेंटली रिसाइड कर सकता है, कहीं पे मिल सकता है। तो जो मिनिमम अमाउंट जो है चार्ज का जो रिसाइड कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, वो कितना मात्रा है उसका मान हम बोलते हैं ई। तो चार्ज का क्वांटा का मान कितना होगा, ई है। ई का मतलब कितना चार्ज होता है, वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो किसी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज रहेगा तो तुम उसको इसी, या तो प्लस माइनस तो चलो चेन है, लेकिन इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलने को मिलेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो या 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो, 3 हो, 4 हो, 4 गुना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3.5 है, 2.5 है, ऐसा करके नहीं होगा। ये इंटीजर मल्टीपल में ही किसी बॉडी के ऊपर में चार्ज हो सकता है, राइट। तो देखो,
चार्ज के बारे में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जो यहाँ पे नीचे में हमने दिखा दिया है। क्या है? जो लाइक चार्जेज होते हैं, लाइक मतलब सेम सेम चार्ज, प्लस है तो प्लस प्लस वाला एक दूसरे को रिपेल करेगा, और माइनस माइनस वाला एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, दूर की तरफ फोर्स लगाएगा। जबकि अनलाइक जो चार्ज है, जो अपोजिट चार्ज है, जैसे एक प्लस और एक माइनस है, तो ऐसा फोर्स लगाएगा एक दूसरे की तरफ, राइट। तो अपोजिट चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, इसका मतलब वेलोसिटी में बदलाव लाने से चार्ज का मान नहीं बदलता है कि कोई बॉडी पे चार्ज जितना था वो v वेलोसिटी से चल रहा था, अब v 2v या 5v से चलने लगा तो कितना हो गया चार्ज, ऐसा नहीं होता, इनवेरिएंट रहता है, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मास, टाइम और लेंथ जो होता है वो वेलोसिटी के चेंज होने के कारण चेंज होता है, लेकिन चार्ज नहीं बदलेगा। अभी हमने क्या बोला, देखो वेलोसिटी बदलता है तो मास, टाइम और लेंथ बदलता है। ये किस थ्योरी में दिया गया था? आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था, लेकिन चार्ज पे अप्लाई नहीं होता है। कोई भी जो चार्ज बॉडी है वो अट्रैक्ट करता है किसको? न्यूट्रल बॉडी को। देखो कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करता है, सही बात है, अट्रैक्ट करता है, ध्यान देना। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो एडिटिव होता है, यानी टोटल चार्ज जो किसी बॉडी पे है उसको तुम अलजेब्रा से जोड़ दो एक दूसरे को। जैसे मान लो पहले 2q 4q माइनस 3q q है, तो टोटल चार्ज कितना होता है? 2 4 6 में से 4 चला गया तो प्लस 2q बचेगा, समझ गए? तुम चार्ज को एडिशन कर सकते हो। अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं वो है कूलाम का नियम। किसके लिए? जो 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जिसका जो चार्ज पहले पे है q1, दूसरे पे है q2, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो है r। तो जो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मान होता है k इंटू q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट, ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो k जो होता है हमारे यहाँ पे, k को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा फोर्स का मान आ जाता होता है k इंटू q1 q2 बाई r स्क्वायर, राइट। तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, जो तुमको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये तुम निकाल लोगे। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर ये दोनों चार्ज के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, देखो ऐसा मीडियम, हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो मान लो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ER के बराबर है, राइट, E। तो सुनो, तो क्या करोगे, जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम तुम भर दोगे, कंप्लीटली फिल कर दोगे दो चार्ज के बीच में, तो इनके बीच जो पहले फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो पहले जो मान लो जो इसका जो अभी तुम क्या करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते थे, अब जो रखोगे वो कितना रखोगे? एप्सिलॉन नॉट गुने ER, क्या रख दोगे? एप्सिलॉन नॉट गुने ER, ठीक है, ठीक है। तो ये रख दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने ER q1 q2 बाई r स्क्वायर, समझ गए बात? तो चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स देखो मीडियम में जैसे गया तो कम हो गया, क्योंकि बट्टा में कौन आ गया? ER आ गया, राइट। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्ज, अब ये नीट का क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेज है A एंड B, जिसके ऊपर एक पे चार्ज प्लस Q है और दूसरे पे माइनस Q है, राइट। एक पे Q चार्ज है, एक पे माइनस Q चार्ज है। ये चार्ज क्या है? A है, और ये चार्ज B है। तो क्या बोलता है? आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पे इनको रख दिया गया है, मान लो ये दूरी R है। अब क्या बोलता है, इसके बीच जो अभी फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो लग रहा है, दोनों चार्ज अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो लग रहा है F, वो है F। अब बोलता है 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B। अब A में से 25% निकाल लिया, यानी अब A कितना ही बचेगा, तो A का जो मान बचेगा वो केवल बचेगा 0.7 इंटू Q, और ये कितना हो जाएगा 1.2। अभी ये कितना हो जाएगा, इसको दे दिया तो पहले तो माइनस Q था, इसमें जोड़ देंगे कितना, तो 0.25 इंटू Q, यानी ये कितना बचेगा, ये केवल बचेगा -0.75 इंटू Q ही बचेगा। तो अब इन दोनों के बीच में पूछ रहा है कि जो दूरी सेम रखा है,
तो बोलता है कि इसके फोर्स कितना लगेगा। तो देखो हम फोर्स का इक्वेशन पहले बार में लिखेंगे, तो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, के Q1 Q2, तो दोनों का के क्यू स्क्वायर बाय एक माइनस था तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इतना पहले फोर्स लग रहा था। अब क्या हो गया, अब जो केस 2 में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो हो जाएगा के इंटू Q1, तो 0.7 Q गुने Q2 यानी कितना, फिर से 0.7 Q लेकिन माइनस में बाय आर स्क्वायर, दूरी तो सेम है तो ये मान लो एफ डैश है। तो 7.5 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर गुने 0.75 गुने 0.75, तो कितना हो गया 3/4 गुने 3/4। तो इस वाले यानी एफ डैश जो आ जाएगा इसको तो हम एफ बोल देंगे गुने 9/16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका पार्ट सी। तो काफ़ी बेसिक एक क्वेश्चन आया था, इसमें हमको समझना था कि हमने इसका 25% निकाल के, तो किसी का 25% निकाल देंगे यानी 1/4 निकाल देंगे, तो पहले चार्ज Q था A के ऊपर में, अब कितना बचेगा Q माइनस Q/4, अब उसके पास B के पास में माइनस Q था तो उसके पास प्लस Q/4 पहुंच जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E एंड अदर इज E प्लस डेल्टा E। ठीक है, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D, जो कि मच ग्रेटर है इसके एटॉमिक साइज से, इज 0, तो डेल्टा E का मान जो होगा किस ऑर्डर में आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे दिया है। क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तुम लोग, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा ये क्या आया है। तो सबसे पहले हमको ध्यान से समझना है कि पहला बात किसका हो रहा है। तो सबसे पहले बात हो रहा है कि हाइड्रोजन एटम का। तुम जानते हो हाइड्रोजन एटम के पास में एक तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और एक कक्षा में जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। चलो, तो अगर तुम चार्ज, अब क्या बोल दिया था कि जो वन ऑफ देम, एक जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था वो कितना था, -E था, और जो प्रोटॉन पे चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, प्रोटॉन पे चार्ज कितना था, E प्लस डेल्टा E का, राइट। तो अब क्या बोल रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम को रख दिया गया है, दो हाइड्रोजन एटम को रख दिया गया है, कितना दूरी पे, कितना दूरी पे रखा गया है, D डिस्टेंस पे। ठीक, तो बोलता है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 लग रहा है। तो हमारे काम का यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो क्या दे दिया है, 0। तो पहले यहाँ पे भी एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले एक वाले पे निकाल लो कि नेट चार्ज कितना होगा हाइड्रोजन एटम पे। तो हाइड्रोजन एटम पे जो आएगा वो जो नेट चार्ज निकल के आएगा वो आ जाएगा -E जोड़ E प्लस डेल्टा E। तो ये से ये चला गया, यानी खाली डेल्टा E का माना गया, यानी इस वाले पे जो चार्ज बॉडी है हाइड्रोजन हमारा उस पे प्लस डेल्टा E आ गया, और इधर पे भी कितना आ गया, प्लस डेल्टा E चार्ज आ गया, दूरी D है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा K इंटू Q1 कितना है, डेल्टा E गुने Q2, तो डेल्टा E फिर से गुना हो जाएगा बाय आर स्क्वायर, आर कितना है, D का स्क्वायर, राइट, D का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमको आ जाता है ये जो है इस पे लगेगा, दो एटम के बीच में इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब हम देखते हैं कि इसका मास कितना दे दिया है। तो इसका मास भी, हाइड्रोजन एटम का मास mh दिया है और यहाँ पे भी mh दिया है। तो क्या बोला है कि जो दूसरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है G कैपिटल गुने M1 गुने M2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या बोल रहा था हमको ये नहीं बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है, हमको बोला था नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल इज 0। यानी कह रहा, देखो ग्रेविटेशनल तो हमेशा एट्रैक्टिव लगता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है सेम चार्ज के बीच में वो रिपल्सिव होता है। तो बोलता है कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो एट्रैक्टिव फोर्स जो कि ग्रेविटेशन है उसको इक्वल कर देता है। यानी हमको नेट फोर्स करना है 0, यानी हम कह रहे हैं
कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। यानी हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, के डेल्टा ई का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर बराबर जी एम एच का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर। यहाँ से डी का स्क्वायर चला गया तो हमको डेल्टा ई का स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया जी गुने एम एच का स्क्वायर बाय के, राइट। तो हमको पूछा है कि जो ये डेल्टा ई है उसका ऑर्डर कितना आएगा, डेल्टा ई का जो है वो ऑर्डर कितना आएगा। तो हम ये समझ गए यहाँ से। तो हमको जो थोड़ा इधर पे जगह लिया हमने, ठीक है। तो हमको क्या आ गया कि जो डेल्टा ई का स्क्वायर का मान आ गया वो आ गया था जी इंटू एम एच का स्क्वायर बाई के। के को हम लिखते हैं 1/4πε0, तो 4πε0 बाई 1 गुने जी इंटू एम एच का स्क्वायर। अब मान रख दो तो 4πε0 का मान होता है कितना, 1/4πε0 का मान होता है 1/4πε0 का मान तो 9 गुने 10 के पावर 9। तो यहाँ बट्टा में के का मान रख दो तो 9 गुने 10 के पावर 9। और जी का मान कितना होता है भाई, तो जी का मान होता है 6.67 गुने 10 की पावर -11 गुने मास ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है 1.67 गुने 10 के पावर -27। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमको जो पूछा है वो है डेल्टा ई का स्क्वायर का मान हमने निकाला है। हमको पूछा है डेल्टा ई कितना 10 के का ऑर्डर पूछा है, यानी 10 की पावर x वो बताना वैसा करके। तो ये समझ गए हम, क्या समझ गए कि 6.67 गुने 1.5 कर दो तो 6 × 9, ये लगभग तो चला जाएगा। ऊपर में बचेगा 10 की पावर -11 गुने 10 की पावर -54 बट्टा 10 की पावर 9, यानी ये आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आ जाएगा लगभग तुमको वो आ जाएगा 10 की पावर 11 और 54 और ये। तो यहाँ से जो आ जाता है हमारा मान वो कितना लगभग आ गया, ये तो कट गया। तो ये डेल्टा ई का जो स्क्वायर है वो आ गया 54 और 11, 10 की पावर -11 -54 -9, यानी 10 की पावर आ गया लगभग 54 और 20 74। तो स्क्वायर आया है तो डेल्टा ई करोगे तो इसका रूट होगा, यानी पावर आधा हो जाएगा। तो 74 का आधा जो हो जाता है वो होता है 37। तो लगभग जो ई आता है हमारे वो 10 की पावर -37 के रेंज में निकल के आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 10 की पावर -37। तो देखो इस तरीके के सवाल में हमको अपने कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहना पड़ेगा। हमको अब ये नहीं देखना है कि नीट में आसान क्वेश्चन आता है कि कैसा आता है। अगर हम तेज़ रहेंगे अपने कैलकुलेशन में तो फटाफट से ये क्वेश्चन लगा देंगे। अगर हमारा प्रैक्टिस कमज़ोर है तो इस तरीके का क्वेश्चन तो हमको छोड़ना ही पड़ जाएगा। बट ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर तुम ध्यान से ठीक से पढ़ लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगला जो हमारा मामला है बोलता है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 massless स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन। देखो क्या बोल रहा है, ये एक चार्ज है, मान लो ये अपना दीवार है, सीलिंग। तो ये कह रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल है जो कि आइडेंटिकल है, तो इसका मास अगर तुम m लोगे तो उसका मास भी m लेना पड़ेगा। और चार्ज स्फीयर है, स्फेरिकल शेप का है, तो इसके ऊपर मान लो चार्ज q है। ऐसे ही यहाँ पे भी चार्ज जो है q है, मास m है। बोलता है कि कॉमन पॉइंट से एक टंगा हुआ है, रस्सी का लेंथ L दे दिया है, और बोलता है इनिशियली इसके बीच का जो सेपरेशन था वो d था, ठीक है, d था इनके बीच का सेपरेशन। और ऐसा सेपरेट क्यों रहेगा, क्योंकि समान चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर की तरफ धक्का मारेगा, यानी इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा, राइट। अब बोलता है कि द चार्जेज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट, यानी दोनों जो अपना स्फीयर है उसमें से कांस्टेंट रेट से, यानी dq/dt कांस्टेंट रहेगा, और ये चार्ज जो है लीक होना शुरू हो गया, यानी रिमूव करना, बाहर निकालना तुमने शुरू कर दिया, यानी चार्ज कम होना शुरू हो गया।
तो अब बोलता है एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v। बोलता है जब तुमने चार्ज को कम करना शुरू किया उस कारण से ये इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो एक दूसरे की तरफ कितने से जाने लगे, v की स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच करने लगे। तो बोलता है कि v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। अब ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में x, उसका v से रिलेशन दिया हुआ है, पूछा है। तो तुम जानते हो ये रस्सी है, तो रस्सी मान लो ये अपना एक चार्ज है, राइट। तो चार्ज जो है रस्सी से बंधा हुआ है, टेंशन है, ठीक है। तो मान लो ये ऐसे, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे तुम इसको मान लो कि इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, x है, ठीक है, दूरी x है। ये जो एंगल उस समय पे बना रहा है वो है थीटा। तुम जानते हो इस रस्सी में टेंशन होगा T। टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, टेंशन के दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, इधर पे था थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आएगा थीटा, ये आ जाएगा T साइन थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा T, क्योंकि ये होगा ना थीटा कॉस थीटा। इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg। तो ये हमने देखा एक चार्ज का ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या बोलता है देखो, अब इक्वेशन अगर तुम लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स है, कौन सा फोर्स है भाई, हॉरिजॉन्टल में दे दिया है कि T साइन थीटा बराबर हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि जो ऊपर वाला फोर्स है T कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg, ठीक है। यहाँ से अगर तुम डिवाइड कर दोगे साइन बाय कॉस, तो T से T कट जाएगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन थीटा बराबर KQ स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर गुने mg, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके बीच में दे दिया है हमको कि जो दूरी है वो काफ़ी छोटा है लेंथ के मुकाबले, यानी थीटा जो आएगा वो क्वाइट स्मॉल आएगा, यानी टेन थीटा को हम लगभग थीटा के बराबर लिख सकते हैं, समझ गए। और टेन थीटा को हम थीटा लिखते हैं और सेम टाइम पे साइन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ये लेंथ था l और साइन थीटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये था x/2 यहाँ तक का है। तो साइन थीटा जब लिखोगे वो हो जाएगा लंब x/2 इंटू एल, और उसी को हम टेन थीटा के बराबर कर देंगे कितना, KQ स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू mg। तो यहाँ से जो है हमारा x/2l आ जाता है KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू mg के बराबर। यहाँ से Q स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा XQ गुने mg/2l, यानी यहाँ से हमको पता चलता है कि जो Q है वो प्रोपोर्शनल होता है Q स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है XQ के, तो Q प्रोपोर्शनल होगा x की पावर 3/2 के, ये तो पता चलता है। अब हमको एक चीज़ दिया था, क्या दिया था कि चार्ज जो लीक कर रहा है टाइम के साथ, यानी जो dQ/dt है वो कांस्टेंट है, dQ/dt जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से पहले जो Q था तुम्हारा क्या था, x की पावर 3/2। तो अगर तुम dQ/dt निकालोगे तो ये आएगा dx/dt गुने dQ/dt लाना है तुमको, राइट। तो तुम लाओगे dQ/dx गुने dx/dt, सही बात है। तो dQ बाय पहले dx कर लोगे तो x की पावर 3/2 करोगे तो ये पहले आ जाएगा x की पावर 1/2 गुने dx/dt, और ये x जो दूरी था इन दोनों के बीच का उसको हम क्या बोले थे, वेलोसिटी, राइट। जो तो यहाँ से क्या हमारा आंसर आ जाता है, x की पावर 3/2 था ना ये, हाँ। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो dQ/dt था, dQ/dt जो था वो था x की जो रूट है डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx/dt को लिख देंगे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अब वो बराबर हमको ये क्या दे दिया है, ये है हमारा कांस्टेंट, हमको ये कांस्टेंट दे दिया है। यानी तुम कह रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो कि जो वेलोसिटी गुने
रूट एक्स बाई टू बराबर है कांस्टेंट। तो पूछता है कि वेलोसिटी कैसा एक्स पे डिपेंड करेगा, तो तुम कह सकते हो जो वेलोसिटी होगा वो होगा कांस्टेंट गुने 2 बाई रूट एक्स। ये तो कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स के। ये क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखो, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तुमको समझ में आना चाहिए कि नीट में जो है क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है। अभी लेवल एकदम ये नहीं कह सकते कि आसान आता है, ये नहीं कह सकते बहुत डिफ़िकल्ट आता है। प्रैक्टिस रहेगा तो इस तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आराम से देखो कि क्या किया हमने। सबसे पहले दो चार्ज था, उसके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा है, बोल रहा है कांस्टेंट रेट से। नहीं, सेपरेशन जो है वो v है, वेलोसिटी जो एक दूसरे से, तो v स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी dx/dt का मान हो गया वेलोसिटी के बराबर, x इनके बीच का दूरी। फिर बोल रहा है चार्ज का जो रेट है dq/dt वो है कांस्टेंट, तो वो यहाँ पे रख दिया, उसका यूज हुआ आगे। बेहतरीन सवाल है, इस तरीके के सवाल जेईई में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो 2 पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ये दो बॉल हैं, स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल दे दिया है, उसको इससे सस्पेंड कर दिया है। द इक्विलिब्रियम जब था, तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स होता है 0, ये ध्यान रखना। बिटवीन देम इज आर, इक्विलिब्रियम पे इन दोनों के बीच का दूरी जो था वो आर था। अब बोलता है द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प एट हाफ द हाइट। अब यहाँ पे इसको क्लैम्प लगा दिया, पिन लगा दिया। अब ये जो दूरी बचा है वो हाफ द हाइट है, तो पहले अगर हाइट यहाँ तक का y था, तो अभी ये जो हाइट बचा है वो कितना बचा है, y/2 बचा हुआ है, y/2 ही बचा हुआ है, ये हाइट। अब क्या बोल रहे हैं, अब इक्विलिब्रियम पे इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है r', उसका मान पूछ रहा है तुमको कितना होगा। कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सा बात देखो, इक्विलिब्रियम पे है तो पहले किसी एक चार्ज को पकड़ो, तो चार्ज को पकड़ोगे तो वो रस्सी से उधर से बंधा हुआ है, इसको थीटा बोल दो। ये r था तो ये r/2 हो जाएगा, आधा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, तो इसीलिए r/2 आएगा। ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे करके इसमें टेंशन T लग रहा है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ये फिर वर्टिकल के साथ जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा T cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा T sin थीटा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा mg, और इधर की तरफ आ जाएगा कौन सा फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो यहाँ से उसका मान हो जाता है kq²/r²। कर दो, लगा दो बैलेंसिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो t sin थीटा तुम कहते हो kq²/r², और यहाँ से t cos थीटा जो ऊपर की तरफ है वो फोर्स कह देते हो mg के बराबर। यहाँ से तुम हमको कह देते हो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके, t से t कट गया, tan थीटा का मान आ गया kq²/r² गुने mg। और जब तुम यहाँ से tan थीटा देखते थे तो क्या होता था, यहाँ से जब tan थीटा देखते थे तो क्या होता था, देखो ये मान आ जाता था तुमको tan थीटा। चलो यहाँ पे अभी tan थीटा नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो अपना जो दूसरा फिगर है जो y/2 बन रहा है, जब उसमें क्या होगा अपने को, तो उसमें जब tan थीटा डैश निकालेंगे, इसको मान लो अभी थीटा डैश है, तो वो बराबर क्या होगा, पहले भैया tan थीटा होता था लंब बाय आधार होता था कि नहीं होता था। तो जब पहला इक्वेशन में तुम tan थीटा लिखते तो लंब कितना था r/2 डिवाइडेड बाय आधार कितना था y, यानी r/2y होता था। दूसरे केस में तुमने इसको कह दिया कि थीटा डैश है, तो tan थीटा डैश का मान कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा r'/2 डिवाइडेड बाय y/2, 2 से 2 चला गया तो ये आ गया r'/y, ये आ गया दूसरे केस में। और उसका मान जब तुम निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा फिर से तुमको kq² बाय r' का tan थीटा बराबर बोल रहा हूँ r', जब दूसरी केस की बात r' गुने mg,
सही बात है, आर डैश गुने एम जी। तो यहाँ से देखो हमको पूछा क्या है, हमको क्या पूछा है कि हमको पूछा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, जो आर डैश है उसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ से हम लोग टेन थीटा डैश को बोल दिए हैं कितना, आर डैश बाय वाई, जो कि इक्वल है इसके। आर डैश को हमको रिप्लेस करना है किससे, चलो। तो इस वाले जो ये था हमारा जो तीसरा इक्वेशन बोलो इसको, तो हम कह रहे थे कि जो आर बाई टू वाई है वो इक्वल है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर गुने एम जी के। यानी यहाँ से जो वाई था हमारा वो क्या था, वो था वाई टू, चलो आर क्यू गुने एम जी बाय वाई था टू वाई के क्यू, तो टू के क्यू स्क्वायर, ये था हमारा वाई का मान, राइट। तो आर डैश का मान हमने कहाँ पे निकाला है, अच्छा, तो जो यहाँ से हम देखेंगे तो आर डैश, इन दोनों को देखो पहले, यहाँ से ये हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर वाई बाई एम जी, ठीक है, आर डैश का स्क्वायर। अब वाई का मान यहाँ पे रख दो, आर डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। अब वाई के बदले हम रख देंगे आर क्यू गुने एम जी बाई टू के क्यू स्क्वायर अब बट्टा एम जी से एम जी गया, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर गया। तो हमारा जो आर डैश का स्क्वायर आ गया है वो आ गया है आर क्यू बाई टू। तो जो आर डैश का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया हुआ है, इसको स्क्वायर रखना पड़ेगा यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश की स्क्वायर इंटू एम जी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग अपने कॉपी में कैलकुलेशन का चेक करो तो क्या हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे इसको, में भी हम इसको, यहाँ पे ये एक गलती हो गया था अपने को, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर बाई टू वाई। चलो मैं इसको तुम लोग थोड़ा अपने से सॉल्व करो, हम एक नए पेज पे इसको लेते हैं, ओके। देखो तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हमने इसको ये बोला था कि जो हमारा टेन थीटा का मान आया था, टेन थीटा का मान क्या आया था, वो आया था के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय एम जी। हमने बोला जो टेन थीटा डैश आया वो कितना आएगा, तुमने बोला कि के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर गुने एम जी, ये तुमने बोला। तुमने फिर से बोला कि जो टेन थीटा है वो आया था आर बाई टू वाई का मान। क्यों, क्योंकि पहले ये जो दूरी था अगर तुम थीटा देखोगे तो ये आर बाई टू था और ये वाई था, तो टेन थीटा बराबर होता था लंब बाय आधार, तो ये हो गया। फिर तुम कह रहे हो जो टेन थीटा डैश आएगा उस टाइम पे ये आएगा आर डैश बाई टू डिवाइडेड बाय वाई डैश बाई टू। ये तुमने कहा था आर डैश बाय वाई डैश नहीं वाई, ठीक है। हमने बोला चलो ओके। तो तुमने कहा कि चलो अब एक काम करो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाता है। तो हमने कहा ठीक है चलो दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, ये था हमारा इक्वेशन 2, ये था इक्वेशन 1, इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कट गया, एम जी से एम जी कट गया, तो ये पलट के ऊपर जाएगा, यानी आर डैश का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर बराबर आ गया। यहाँ पे फिर से वाई से वाई चला जाएगा तो आर बाई टू, ठीक है, और आर डैश जो है डिवाइड आर बाई टू वाई गुने वाई बाई आर डैश, तो वाई से वाई चला गया तो आर बाई टू आर डैश यहाँ पे आ जाएगा। यानी तुम कह रहे हो कि जो टू आर डैश का क्यूब हो जाएगा, कोना को निगुना करो तो आर क्यू के बराबर, यानी तुम यहाँ से कह रहे हो कि आर डैश का जो क्यू आएगा वो आएगा आर क्यू बाई टू। तुम कह रहे हो कि
डैश जो आएगा वो आएगा r/2⁻⁴, यानी ये आंसर आ जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं r/√2। ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में डी जो है अपना आंसर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लगाना था और कैलकुलेशन प्रैक्टिस रखोगे तो गलती होगा नहीं, तो एक बार में बन जाएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दो पॉजिटिव आयन हैं, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो Q है, जिसको एक डिस्टेंस D से सेपरेट कर दिया गया है। अब बोलता है इफ़ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। क्या बोल दिया भाई? देखो दो पॉजिटिव आयन, तो मान लो ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, इनको D डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया है। तो बोलता है इफ़ F इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये अब रिपल्सन लग रहा है मतलब दोनों सेम चार्ज होंगे, कूलाम लॉ तुमको बताता ही है। तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा K इंटू Q1 Q2 यानी Q²/D² के बराबर। ठीक है, अब क्या बोलता है इफ़ F इज़ द फोर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो पहले यहाँ से Q का मान निकाल लो, तो Q बराबर हो जाएगा F गुने D²/K। और तुमको पता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज E के बराबर होता है, तो N इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज होगा N गुने E के बराबर। तो हमको जो चार्ज का मान आ गया वो आ गया FD²/K। इसको हम इक्वल कर देंगे N गुने इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ से जो K को लिख दो 1/4πε0, तो ये पलट के ऊपर जाएगा, 1/K को लिखो 1/4πε0 इंटू FD² बराबर आ जाएगा, ये Q² आया था ना अपने को, Q² बराबर इतना आया था, तो Q को रख दोगे क्या N गुने E, ये N गुने E का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा FD² बराबर आ जाएगा N² गुने E²। जो N² आ जाएगा वो आ जाएगा FD² इंटू E²। यहाँ से N का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, N का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई? बराबर आ जाएगा Q/E, जो कि मान है, चलो 1/K को हमने लिख दिया 4πε0 FD² का रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो N बराबर आ जाएगा 4πε0 FD², ये C वाला पार्ट जो है अपना इसका आंसर है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो आगे बोलता है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K। तो बोलता है जब मैक्सिमम फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में, जो कि बिटवीन टू चार्ज, फोर्स क्या हो जाता है जब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डालते हैं, तो हमको पता है फोर्स जो होता है वो 1/K टाइम्स हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये इंक्रीज तो नहीं होता है, डिक्रीज हो जाता है K टाइम्स, ये C हो जाएगा। तो ये याद भी रखना कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला दे दिया है तो अब जो नया फोर्स आएगा वो इनिशियल फोर्स बट्टा K के बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पहले आया था, अब तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे इसी के अंदर, जो कि है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स कैसे अप्लाई करोगे? तो बोलता है कि व्हेन ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज, बहुत सारे पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं किसी रीजन में, तो जो फोर्स एक्ट करता है ये किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में वो कांस्टेंट रहता है। मान लो यहाँ पे 3-4 चार्ज रखे हुए, 1 2 3 4। अब देखो ये यहाँ रखा हुआ है, इस कारण से इस पर असर नहीं पड़ता कि 1 2 के बीच में क्या चार्ज, क्या फोर्स लगेगा, या 3 या 4 के बीच में क्या फोर्स लगेगा। वो तो इनके अपने चार्ज और अपने दूरी पे ही डिपेंड करता है। यही यहाँ पे बोल रहा है इंग्लिश में कि दिस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज एंड रिमेन्स सेम अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ। तो मान लो 4 आइडेंटिकल चार्ज जो Q है वो स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया जाए, ये स्क्वायर था अपना, स्क्वायर का सारा साइड जो है वो A है।
तो बोलता है देन द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पे इन सब के कारण से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो देखो, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, एक तो ये चार्ज के कारण लगेगा, एक ये चार्ज के कारण लगेगा, और एक ये चार्ज के कारण लगेगा। कितना लगेगा, तो ये इन दोनों चार्ज के बीच में दूरी a है, इन दोनों चार्ज के बीच में दूरी a है, और ये विकर्ण पे है तो ये √2a है। तो फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज पे अगर तुम बात करें तो फोर्स लगेगा k इंटू क्यू, पहले के कारण k बाय a का स्क्वायर, फिर दूसरे के कारण भी k बाय a का स्क्वायर, जोड़ तीसरे के कारण k बाय a नहीं, इस बार हो जाएगा √2a का स्क्वायर, राइट। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा, समझे बात। चलो, तो ये आना चाहिए अपने को। तो अब है बात कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्जर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस। अब देखो, ये इसको सिंपली हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, और ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, समझ गए बात। तो सिंपली हम इसको जोड़ नहीं सकते, हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, वेक्टर सम लगाना पड़ेगा फोर्स का। तो ये F1, ये F2, ये F3। तो ये दो फोर्स 90 पे लग रहे थे, इसीलिए हमने इसको सिंपली √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तीसरे वाले को तो रख दिया जो भी। तो ये निकाल लोगे सुपरपोजिशन करके, वेक्टर का आसान होता है, वेक्टर सम करेंगे, देखेंगे भी क्वेश्चन के अंदर। तो चलो, तो क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेज Q, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन, कोई भी चार्ज Q है, दो इक्वल चार्ज थे कौन कौन, +Q और +Q, इसके बीच में इन दोनों को जो जोड़ने वाला लाइन है उसका जो सेंटर होगा, मान लो ये दूरी पहले L है पूरा, तो L/2 डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज को Q को रख दिया गया है। अब बोलता है ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, भैया ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा। सिंपल सा बात है कि ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब नेट फोर्स किसी एक चार्ज को पकड़ लो, उस पर 0 कर दो। तो नेट फोर्स कैसे होगा 0, तो इस चार्ज को अगर तुम पकड़ोगे तो इस पे दो चार्ज, ये और ये के कारण से फोर्स लगेगा। पहले वाले के कारण से कितना फोर्स लगेगा, तो लगेगा k इंटू क्यू बाय r स्क्वायर। r क्या था भाई, ये था अपना L/2 का स्क्वायर, जोड़ दूसरे वाले के कारण कितना लगेगा, तो k बड़का Q बाय दूरी था L का स्क्वायर। ये दोनों को अपने को 0 करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k गुने क्यू बाय L स्क्वायर इंटू 4 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, या क्यू ही लिख दो, बाय L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर चला गया, एक Q खा जाएगा, ये k से k चला जाएगा, तो जो स्मॉल q का मान आ जाता है वो आता है -q/4। ये था अपना आंसर, -q/4। एक कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग भी है भाई, अगर तुम रिपल्सिव वाले ही चार्ज रख दोगे तो ये वाला भी उसको धक्का मार के भगा रहा था, और ये भी अगर निगेटिव नहीं रखोगे तो कोई खींचने वाला मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमको देखने को मिला कि हमारा जो चार्ज आया वो माइनस में आया, q/4। नेट फोर्स हमने किसी एक चार्ज को पकड़ के 0 किया है। इज इट अंडरस्टूड। चलो आगे क्वेश्चन है कि पॉइंट चार्जेज +4q -q +4q आर केप्ट ऑन द x एक्सिस एट ए पॉइंट x = 0, x = a एंड x = 2a। तो बोलता है, क्या बोल रहा है देखना भाई, ये चार्ज है, बोल रहा है ये 0,0 ले लो ओरिजिन। अब बोलता है पॉइंट चार्जेज कितना, +4q, कितने पे रखा हुआ है, -q और +4q। कहाँ दूरी पे रखा है, x एक्सिस पे ही रखा है, तो ये तो ओरिजिन पे ही रख दिया है इसको, तो अपना ओरिजिन को यहाँ पे लिखा जाओ। दूसरे वाले को a,0 पे रखा है, और फिर 2a,0 पे रखा है। तो बोलता है देन -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, या सारे चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या सारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिंपल सा बात है भाई कि ये चार्ज
तुम तो पहले इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझो। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अनस्टेबल में क्या होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक गेंद था, यहाँ पे ले जाके छोड़ा, सेंटर पे था पहले, उसको इधर ले जाके छोड़ा, वापस से अपने मीन पोजीशन को वापस आएगा, इधर ले जाके छोड़ेंगे फिर से मीन को आएगा। यानी तुमने जो डिस्टरबेंस किया तो ये अपने को रीगेन करने का कोशिश करता है, मीन की तरफ आता है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल। मान लो ये गेंद था, इसके टॉप पे रखा था, तुमने थोड़ा सा शिफ्ट मारोगे तो ये खुद से ही दौड़ के भाग जाएगा आगे, यानी ये वापस तो नहीं आएगा, उल्टा थोड़ा सा डिस्टर्ब किए तुम, ये पूरा भाग गया, तो ये अनस्टेबल। और यहाँ पे बक्सा रखा हुआ है, उसको तुम घिसका के यहाँ ला दोगे तो जहाँ ले जाके छोड़ दिए डिस्टर्ब करके वो वहीं पे जाके रह गया, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यानी ये 3 तरीके का अपने पास इक्विलिब्रियम है। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, अगर ये एग्जाम में आता तो तुम सॉल्व करते। हमने पिछले में देखा था कि अगर एक प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के मिडिल पॉइंट पे, देखो ये पूरा दूरी 2a है और ये दूरी a है, तो मिडिल पॉइंट पे -q/4 रख देते थे तो ये तीनों चार्ज किस में आ जाता था, इक्विलिब्रियम पे। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? हम फोर्स निकाल के पता कर सकते हैं किसी एक चार्ज पे, राइट। किसी एक चार्ज पे इसके ऊपर फोर्स लिख दो तो ये आ जाएगा k × 4q × -q/a² जोड़ k × 4q/2a का स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं को मिलता है ये 0 पे है, तो नेट फोर्स जो है यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज जो है, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेज, कितना आ गया अपने को? नेट फोर्स 0 आ गया है। यानी ये तो चलो नेट फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अगर तुम इस चार्ज को किसी भी एक तरफ डिस्टरबेंस दे देते हो हैं, तो चार्ज जो होगा वो चार्जेज विल नॉट मेक द चार्जेज रिटर्न। अगर थोड़ा डिस्टरबेंस दिया तो ये वापस नहीं आएगा। इसका मतलब अगर थोड़ा डिस्टर्ब किए वापस नहीं आया तो कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।